लास्ट जन्म का भी, और क्योंकि लास्ट जन्म के आधार पे ही ये जन्म होता है ना हमारा। तो जब मैं मधुबन में आया था 93 में, तो उस समय ज्ञान सरोवर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो दादी ने कहा कि जो जिनको समर्पित होना है उनको दादी ने बुलाया था हिस्ट्री हॉल में, बड़ी दादी ने। तो उसी समय दादी ने डायरेक्ट, प्रकाशमणि दादी ने, बड़ी दादी बोलते थे प्रकाशमणि दादी को, किस किसने देखा है दादी को? सभी ने देखा है। तो सूर्य भाई को कहा कि ये भाई को भोली के पास भेजना, भोली दादी के पास। तो मैं तो पहले लौकिक के हिसाब से 20 साल का ही था जब मैं मधुबन में आया था, तो समर्पित हुआ था। तो ऐसा कुछ अनुभव नहीं था कि भाई क्या बिजनेस करना है या कुछ जॉब करना है, ऐसा कुछ नहीं था। घर से मैं सीधा कॉलेज से मधुबन आ गया हुआ था। तो जब मुझे बड़ी दादी ने भोली दादी के पास रखा, दादी ने कहा कि जब ज्ञान सरोवर का तैयार हो जाएगा तो फिर इसको हम वहाँ सेवा में भेजेंगे। तो मुझे सेवा थी, मुझे तो कुछ आता नहीं था। तो भोली दादी बोलती थी इसको ये देख के आओ, इससे ये लेके आओ, ये मेरी सेवा होती थी। तो और रोज दादी मेनू लिखती थी, लिखवाती थी। भोली दादी को हिंदी नहीं लिखने आता था, तो फिर जो सेवा में रहता था, तो मैं सेवा में था, तो मेनू लिखना होता था दूसरे दिन का, शाम को, रात को। और वो मेनू रोज दादी प्रकाश मणि को दिखाना होता था। फिर दादी वो देख के हाँ ना, या उसमें कुछ चेंज करना है तो दादी, बड़ी दादी चेंज कर देती थी। तो इसीलिए ऐसे तो बड़ी दादी को अगर किसी को मिलना हो तो अपॉइंटमेंट लेना होता था, मिलना है दादी मुन्नी बेन से या मोहिनी बेन से। लेकिन हमें तो रोज वो मेन्यू दिखाना होता था, तो उनको भी पता रहता था, तो हमारे पास वो ग्रीन कार्ड था। तो हमें कोई पूछता नहीं था, न टोकता था। दादी 9 बजे ऑफिस में बैठी रहती थी, ईशु दादी लेटर पढ़ती थी और दादी सुनती थी, और उसका दादी बोल देती थी इसको ये लिख दो इसको। तो हमारा रोज का टाइम होता था 9 बजे वहां जाने का ऑफिस में, वो पर्ची लेके। तो दादी देखती थी कि दरवाजे में खड़ा है भाई, तो फिर कभी अगर उनका देरी हो रही, ज्यादा लेटर है, तो फिर दादी बोलती थी आ जाओ इधर बैठो। तो एक दिन दादी ने मुझे पूछा कि अच्छा आप भोली के पास खुश हो? तो मैंने कुछ भी बोला नहीं, क्योंकि इतने बड़े हैं कि उनको क्या जवाब दूं मैं ऐसा। तो दादी ने फिर पूछा अच्छा आप भोली के पास सेवा, दादी भोली बोलती थी, भोली दादी को, भोली के पास सेवा में खुश नहीं हो आप? क्योंकि मैंने पहले हाँ ना कुछ नहीं बोला, तो इसलिए दोबारा था। तो मैंने फिर फट से बोल दिया, मैंने कहा नहीं दादी ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने पहली बार मधुबन में देखा था कि भाई भोजन बनाते हैं। घर में कभी देखा नहीं, हम मुझे कभी पता नहीं था कि भाई भी भोजन बनाते हैं ऐसा। तो मैंने कहा दादी मैंने कभी देखा नहीं या बनाया नहीं है, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा ऑड लगता है। मैंने कहा कि सेवा वहां बन भाई कैसे भोजन बनाते हैं भाई ऐसा। तो दादी हंसने लगी। दादी ने कहा अच्छा आपको शर्म आता है भंडारे में सेवा करने से? मैंने कहा हाँ। तो जो दादी ने पूछा मैंने कहा हाँ बोल दिया। तो दादी ने मुझे समझाया, माने जैसे कि बाबा कैसे हमारे संकल्प, आज बोला ना बाबा ने, बाबा कैसा रिस्पॉन्स करता है। तो मैं रोज बाबा के कमरे में, जब ये होने से पहले की बात कह रहा हूं, मैं बाबा के रूम में जाता था, घर पे था, क्योंकि मैं 90 में ही ज्ञान में आ गया था, 90 में। तो मैं बाबा से कहता था कि बाबा मुझे सब अच्छा लगता है, ज्ञान बहुत अच्छा है, सब परिवार बहुत अच्छा है सब, लेकिन मुझे ज्ञान में एक बात अच्छी नहीं लगती है कि मैं क्या हर क्लब मम्मा पापा को मिस करूंगा। ये मुझे नहीं अच्छा लगता है। ऐसी मैं बाबा से बात करता था।
तो देखो भगवान को हर बात सुनता है हमारी। तो उनको पता था कि इसको कौन सी मेडिसिन दी जाए जो इसकी ये बीमारी ठीक हो भाई। तो बाबा ने मुझे इस बहाने से, तो कौन सा बहाना माना, कौन सी सेवा दी जाए भाई इसको, तो ये दादी माना बड़ों के क्लोज हो जाए, क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट वाले तो इतने क्लोज नहीं हो सकते। तो दादी ने मुझे उस दिन सुनाया, तो उस बहाने से मुझे वहां सेवा मिली। तो दादी ने कहा देखो, जो संसार की सबसे फर्स्ट सोल है, नंबर वन सोल है, वो भी रोज पहले भंडारे में बाबा, ब्रह्मा बाबा, वो भी पहले भंडारे में आता था। बाबा पहले पापड़ बेलना शुरू कर देता था, फिर सब बेलते थे। बाबा पहले रोटी बेलता था, फिर सब करते थे। बाबा सब्जी काटने बैठता था तो सभी बैठते थे। तो बोलते जो नंबर वन सोल है वो अगर ये सेवा कर सकती है तो उस सेवा का कितना महत्व हो सकता है बोले। तो बोलते इसीलिए दादी ने आपको भी वहां सेवा में रखा है बोले। तो आप भी तो जैसा वरदान आज बाबा ने कहा ना, किसी को पुरुषार्थ से, मैंने तो कुछ पुरुषार्थ और कुछ विशेषता नहीं थी उस बात की मेरे में। तो दादी ने कहा कि आप भी जब बाबा की याद में भोजन बनाएंगे ना, तो जो वीआईपी आएंगे ना उनको बाबा का साक्षात्कार हो जाएगा। तो वो मेरे लिए वरदान हो गया है। वो उस समय तो मुझे समझा नहीं, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकल में कैसे वरदान हो गया मेरे लिए। तो ऐसे दादी जी थी कि इसी प्रकार से मेरा दादियों के बहुत नजदीक आना हो गया। फिर उसके बाद दादी गुलजार जी का जब सेकेंड वारी कीमो का हुआ था 95 में, तो दादी के लिए फिर सब अलग भोजन बनता था, सब करते थे। तो उसके कारण मैं दादी के भी बहुत नजदीक हो गया, दादी गुलजार के भी बहुत क्लोज हो गए सेवा के कारण। फिर इस ज्ञान सरोवर बनने के बाद दादी जानकी हमेशा ज्ञान सरोवर में ही रहने लग गई थी। उसमें भी बड़ी बात है, जब ज्ञान सरोवर का उद्घाटन हुआ तो मेडिटेशन हॉल में दादी ने सबको बुलाया। तो सबको पहले से पता चल गया था कि आज क्यों मीटिंग बुलाई भाई, मधुबन वालों को क्यों बुलाया है, क्योंकि अभी ज्ञान सरोवर में किस किस को भेजना है। तो हम सबसे लास्ट में बैठे हुए थे। मैंने कहा अगर सामने बैठेंगे तो अपन ही दिखाई देंगे। और मधुबन से जाने नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे ज्ञान सरोवर, किस लिए जाएंगे। हमको तो पांडव भवन में ही रहना है। तो जब दादी गीत पूरा हो गया तो दादी कहती आनंद आगे आके बैठो बोले, क्योंकि मेरा नाम दादी को अच्छी तरह से, क्योंकि रोज जाता था दादी के पास में पर्ची लेके 2 साल से, तो अच्छी तरह से याद हो गया हुआ था दादी को। फिर कहती है देखो पहला नंबर आपका बोले ज्ञान सरोवर जाने के लिए। तो मुझे बड़ा, क्योंकि मेरा एक हमेशा रहता था कि दादी जब संदली पे बैठती थी तो मैं दादी के रूप में नहीं देखता था प्रकाश में दादी को कि ये मास्टर ब्रह्मा है, क्योंकि बाबा ने डायरेक्ट उनको शक्ति अवील की हुई थी। तो इसीलिए वो वैसी ही थी। आज भी बाबा ने दादी की विशेषता बताई ना, तो हमने तो बड़े भारी मन से हाँ कर दिया वहां। फिर जैसे ही पांडव वहां भेज दिया गया हमें, तो अंदर से तो केवल जैसे शरीर से वहां रहते थे केवल, और सारा समय मन पांडव वन में रहता था, मधुबन में रहता था। तो भोली दादी ने भी, फिर मैंने कहा कौन मेरा ओर से वकील बन सकता है जो मुझे पांडव वन में रहने दिया जाए भाई। तो मैंने भोली दादी को कहा, मैंने कहा दादी आप दादी को कहो कि इसको मेरे पास ही रहने दो ऐसा। तो वो दादी तो वंडर, देखो कैसे बाबा ने एक एक को कैसा विशेष बनाया था। बोलती नहीं नहीं भाऊ, भाऊ बोलते थे वो सिंधी भाषा में, भाऊ बोलते भाई को। तो नहीं भाऊ, दादी ने कहा माना बाबा ने कहा। वो इतने आज्ञाकारी थे वो। नहीं, मैंने कहा दादी कह देंगी कि हाँ भाई ये भाई मेरे लिए सही होगी तो मैं। तो उनकी एक एक की इतनी विशेषताएं थी। एक दिन रात को जब पांडव वन में ही रहता था, 11 साढ़े 11 बजे एक पहरे वाला मुझे उठाने आया, बोलते आपको भोली दादी बुला रही है।
तो मैं उठ के गया, मुझे लगा कोई दादी की तबीयत ठीक नहीं होगी इसलिए बुलाया होगा, क्योंकि मैं दादी के रूम में जाता था, पानी रखना है, कुछ थर्मास भर के रखना, सब मैं ही करता था फिर। तो दादी ने कहा ऐसा है, फ्रीज में से, उस समय तो, वो मैं 94 की बात कर रहा हूँ, उस समय तो यज्ञ में बहुत हर चीज इकोनॉमी से सब कुछ होता था, तो फ्रीज होता था, उसको लॉक होता था। तो उसमें दूध रखा था, दादी ने कहा दूध की एक थैली, ये लेके आओ पतीला। मैंने कहा किस लिए दादी, 11:30 बज रहे हैं। मैं घड़ी की ओर दादी को दिखा के, बोलते नहीं, वो रोजी बहन जानते होंगे आप, चेन्नई की, उनका भाई आया हुआ था, वो सवेरे जाने वाला था, तो उसने कहा था लिख के कि मुझे कोकी, रसगुल्ला, ये सब चाहिए ऐसा। तो बोलते नहीं, रसगुल्ले बनाने हैं थोड़े से, 3-4 लीटर दूध के। तो मैंने कहा दादी ये कोई टाइम है रसगुल्ले बनाने का, 11:30 बज रहे हैं। तो मुझे इतना, आज भी बाबा ने कहा ना, स्नेह से आप किसी भी व्यक्ति को नजदीक कर सकते हैं। मुझे हाथ पकड़ के बोलती देखो, कुछ भी सेवा मिले ना बाबा की, हाजी करना, नाजी कभी नहीं करना। हाजी के अलावा कुछ नहीं बोलने का। उनका दादी खुद वो भी पालन करती थी। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं गया लेके आया, तो हमने 1-1:30 बजे तक हमारा प्रोग्राम चला, फिर सो गया। तो मेरा वो उस दिन से पक्का हो गया। तो मैं भी जब ज्ञान सरोवर में आया, तो मैं ये कभी नहीं कहता था कि भाई अभी तो कुछ टाइम है क्या, ये कोई भोजन, कभी भी मेहमान आ जाते हैं ऐसा कब, क्योंकि मुझे वो दादी की बात याद आ जाती थी कि नहीं, उन्होंने कहा है कि कभी भी किसी भी समय किसी भी बात के लिए हाजी कर रहे हैं, नाजी नहीं करना है। तो उस हिसाब से फिर मैं सारा धीरे 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 हर बात सीखते गया, क्योंकि ऐसा तो कुछ नॉलेज नहीं था मुझे कि भाई स्पिरिचुअल माना, ज्ञान का भी इतना सीनियर नहीं था मैं कि मुझे इतनी समझ थी ज्ञान की। तो उनको देख देख के मैं ज्यादा जल्दी पिकअप कर ली मेरी गाड़ी, दादियों को देख के। कि बड़ी दादी की भी आज विशेषता में था ना, कि कितना सहन भी किया दादी ने, कितना सहज भाव से। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक बारी एक भाई था, उसको कहा नेचर केवर में जाना था, तो ईशु दादी पैसे देती थी, दादी साइन कर देती थी। तो ईशु दादी ने वो पैसे दे दिए, साइन कर दिया, वो दादी के पास छुट्टी लेने आए। जाने जाते समय दादी के पास छुट्टी, तो ईशु दादी भी बैठी थी। तो ईशु दादी ने कहा दादी आपने इसके लिए इतने पैसे क्यों लिख दिए पर्ची में। तो वो भाई थोड़ा सा, उसको हर्ट हो गया वो दादी की बात, ईशु दादी की बात का। तो उसने वो पैसे ऐसे ही फेंक दिए वहीं पे दादी के सामने, बोलते मुझे नहीं जाना बोले, और वो अपने कमरे में चले गए। तो मैंने देखा, मैं तो वही रहता था ना, क्योंकि भंडारे में दादी के ऑफिस के बाहर ऐसे से कुछ भी लेके आना है, क्योंकि दादी रोज भोजन भी चेक करती थी, क्या भोजन बनाए, कैसा बनाए, वो भी सब दिखाने जाना पड़ता था दादी को। तो दादी ने कुछ भी नहीं रिएक्ट किया, कुछ भी नहीं बोली, केवल ईशु दादी को बोला, ईशु दादी ने लिख के दिया है ना, तो फिर आपको नहीं बोलना चाहिए। और दादी उठ के उस भाई के रूम में गई, लाइट हाउस है ना अपना, वहां पे रहते थे वो। तो दादी उसको कहती है कि वो भाई को कि देखो, वो भाई, उनका नाम मैं नहीं बोल सकता सभा में, ईशु की ओर से दादी आपसे माफी मांगती है, आप जाओ, आपको जो भी ट्रीटमेंट करना है आप करके आओ। नहीं तो क्या हो सकता था, दादी नहीं भी जाती तो कोई बड़ी बात नहीं थी, दादी किसी और को भी भेज सकती थी कि नहीं जाओ, और उसको समझा के भेज दो ऐसा। तो माना जो ज्ञान हम सुन रहे या जो सुना रहे, वो उनका वो प्रैक्टिकल जीवन था। कभी कभी हमें हो जाता ना, नहीं भाई हम इतने सीनियर हो गए, हम हमारा ये स्टेटस हो गया, तो व्यक्ति बाकी चीजों पे, परिवार में, तो ये बैलेंस था। दादी का वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी थी,
तो परिवार की सब बड़ी भी थी कि सबको लेके कैसे चलना है, वो उनमें कला थी। ऐसे ही दादी गुलजार के साथ भी फिर मेरा बहुत नजदीक रहना हो गया, क्योंकि अभी लास्ट में तो जिस जब शरीर छोड़ा तभी भी मैं दादी के सामने ही था। दादी जी ने जब शरीर छोड़ा 3 साल तो हर 8 दिन में 15 दिन में बॉम्बे जाना आना, लेकिन लास्ट में जब 1 महीना दादी हॉस्पिटल में थी तो उसी दिन से मैं भी दादी के साथ हॉस्पिटल में ही था 1 महीने के लिए। 1 मास दादी बराबर हॉस्पिटल में थी। तो दादी से हमेशा, दादी के पास जब भी मैं जाता था तो वो बहने, मैं अगर बैठा हूँ दादी के पास, फिर वो दादी की ब्राह्मण है अपने अपना काम में, उनको जो दूसरे काम होते थे उसमें बिजी हो जाती थी। नहीं भाई आनंद भाई बैठा है, फिर वो। तो एक बारी दादी के सामने एक आत्मा आई, उनको दादी टोली दे रही थी, टोली ब्लेसिंग देके उसको ऐसा हाथ करके, बहन थी तो भेजा, चली गई वो बहन। तो मैंने दादी से प्रश्न पूछा, मैं बहुत क्वेश्चन आंसर करता था दादी जानकी से और दादी गुलजार से। मैंने कहा दादी ये आत्मा आई तो ये इनका मुझे सारा हिस्ट्री ज्योग्राफी याद आ गई इनको देख के, और आप तो ऐसा लग रहा था कि आपको तो कुछ भी पता नहीं, आप ऐसा उसको प्यार कर रही थी। मैंने कहा तो आपको पता नहीं? मैंने कहा वो उसके उनके बारे में। दादी मेरी ओर देखती है। दादी ने कहा मैं जड़ थोड़ी हूं, मैं चेतन हूं। बोले मुझे समझ है, बोले मुझे सब समझ है। बोलते मैं सब समझती हूँ लेकिन मैं समाती नहीं हूँ। बोले आप में और मेरे में इतना ही अंतर है। बोले आप लोग किसी की भी किसी बात को समा लेते हो। बोले तो यही जो हमें चेंज करना है। बोले कि किसी, हमें पता है ये राइट है और ये रॉन्ग, ये चीज तो हम चेतन है तो समझ में तो आएगा, लेकिन वो चीज को हमें हमारे अंदर समाना नहीं। बोलते क्योंकि हम जब समा लेते हैं तो फिर हम नहीं, समान बन नहीं सकते हैं। उसकी जो निगेटिव बातें भी, नहीं निगेटिव बातें भी अगर हम समा लेते हैं तो फिर हमारे लिए फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो ये बात हमेशा मैंने उस दिन से ध्यान रखी। समझना अलग चीज है लेकिन वो समा नहीं लेना हमें वो बात को, क्योंकि समा लेने का मतलब है वो जब भी वापस हमारे सामने आए वही बात याद आए, माना हमने समा ली है। हाँ। तो और ऐसे ही कुछ भी बात होती थी तो मैं कभी कभी कहते पहले, बहुत कि दादी देखो इतने साल से ज्ञान में है, इतना सब कुछ है सभी, तो भी ये ऐसा करते हैं। तो उसके लिए भी दादी कहती थी कि देखो राजधानी स्थापन हो रही है, राजधानी में हर प्रकार की आत्मा चाहिए। सारे राजा बन जाएंगे तो कैसे राजधानी होगी? हाँ? सारी प्रजा बन जाएंगी तो भी राजधानी नहीं होगी। तो इसीलिए हमेशा याद रखना कि राजधानी स्थापन हो रही है। और दादी एक बात और कहती थी कि कोई भी बात हो गई, वो कुछ भी बात को हम थोड़ा सा पेशेंस खो देते हैं ना किसी बात में, नहीं 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 कितनी बार समझा दिया ऐसा हो गया। दादी कहती थी वेट एंड सी, समय पे हर बात अच्छी होने वाली, क्योंकि संगम युग जो है उसका नाम क्या है? कल्याणकारी युग है। तो दादी कहती थी कल्याण हो ही नहीं सकता कल्याण, हमें अभी प्रेजेंट में लग रहा है ऐसा, लेकिन उसके पीछे कुछ बड़ा राज समाया हुआ है। तो इसीलिए मुझे कोई स्पेशल पुरुषार्थ करने की जरूरत पड़ी नहीं, मैं ये देख देख के ही और सीख के, क्योंकि दादी जानकी के भी साथ बहुत रहना हुआ, बहुत ट्रैवलिंग भी की मैंने दोनों दादियों के साथ, दादी जानकी के साथ और उनके साथ बाहर भी ट्रैवलिंग की, इंडिया के बाहर भी। तो दादी जानकी का भी मैं एक निर्माणता का अनुभव सुनाता हूँ। हम एक बारी नैरोबी से मॉरिशस जा रहे थे फ्लाइट में। तो दादी बिजनेस क्लास में, दादी का होता था कि एज के हिसाब से भाई उनको सुलाने, और मैं और हंसा बहन इकोनॉमिक क्लास में बैठे हुए थे।
लेकिन फ्लाइट खाली था। तो वो आगे के रो में जाके बैठी थी, 4-4 सीट होते ना एक ना बड़े इंटरनेशनल फ्लाइट में। तो हम दोनों सो गए थे वो बीच के हैंडल ऊपर करके। तो मैं लेटा हुआ था, लेकिन वो रो दिख रहा था मुझे, ऐसा रो में लाइट रहते ना, तो मैंने देखा कोई तो भी चल के आ रहा है उधर से। तो थोड़ी और आंखें खोली, मैंने देखा तो दादी चल के आ रही, क्योंकि दादी गाउन पे तो पता चलता है कि भाई दादी आ रही है ऐसा। तो मैंने ऐसा, थोड़ा दूर थी दादी, तब तक मैं उठ के बैठ गया कि दादी, हंसा बहन, क्योंकि वो बहन ये तो ब्राह्मण है तो बहुत थकी हुई रहती थी ना, दादी इतनी नचाती थी। तो मुझे लगा दादी क्यों आ रही है, लेकिन वो पैर के साइड दिख रहा था, और नीचे के लाइट, ऊपर तो अंधेरा होता है। तो मेरे पास जब आई दादी तो मुझे दादी पूरी दिखाई दी, तो मैंने कहा दादी क्या हो गया, तो दादी के हाथ में प्लेट था। तो प्लेट में, क्योंकि बिजनेस क्लास में फ्रूट का बड़ा प्लेट मिलता है, तो दादी ने कहा देखो मैं तो नहीं खाऊंगी, तो बहुत अच्छे फ्रूट है तो मैं तेरे लिए लेके आई हूँ, ले फ्रूट। वहां से उठ के, तो मैंने कहा देखो दादी, वो एयर होस्टेस को भी बोल सकती थी कि भाई उस हमारा भाई बैठा है उसको ही देख के आओ या उसको बुला के लाओ। तो खुद उठ के वो लेके मेरे पास आ गई, बोलते ये आप खाना, बहुत अच्छे फ्रूट्स है बोले। तो ये देखा कि उनमें वो ज्ञान की कितनी, हर बाबा कहता है ना हड्डी ज्ञान होना चाहिए। तो जो व्यक्ति जितना महान हो जाता ना, तो उतना उसका, अगर हम बुखार चेक करने के लिए थर्मामीटर होता ना हमारे पास, तो ये व्यक्ति कितना ऊंचा हो गया भाई, उसकी अगर पहचान है, तो मैंने कहा ये थर्मामीटर इतना निर्माण हो जाता है, डाउन टू अर्थ हो जाता है वो। तो ये चीजें हमें उनसे बहुत, क्योंकि हर व्यक्ति आज भी बाबा ने कहा नंबरवार है, लेकिन देख देख के मुझे ज्यादा जल्दी पिकअप करने का, माना पुरुषार्थ में सीखने का बहुत जल्दी मौका मिल गया कि हम कितना सहज भाव से बड़ों को, इसलिए बाबा ने आज कहा ना कि कोई भी बात हो तो बड़ों को बता दो, उनके पास स्पष्ट कर दो बात को, तो वो हमारे लिए सहज हो जाएंगी। तो ऐसी हमारी दादियां, और उनका संगम युग पे हमें भाग्य मिला साथ में। और उनका ये नोट किया मैंने सभी दादियों का, कि उनको बाबा और सेवा, उसके अलावा उनको किसी भी चीज में, किसी व्यक्ति के लिए भी अटैचमेंट नहीं रहता था। प्यार सबके साथ था, लेकिन अटैचमेंट भी किसी के साथ नहीं था। सेवा हो गई उनसे, उनमें हमारे शुभ भावना रखनी है और आगे बढ़ाना है उनको, यही दादियों का विशेषता रहती थी। क्योंकि एक बात मैं और सुना दो कि दादियां क्यों, कितनी हर बात से मैं हर चीज नोट करता था, छोटी छोटी, जो बहनों ने कपड़े रख दिए वो पहन लेने, ये पहनना है, ये सब पहनना है, कोई लेना देना नहीं, जो वहां ड्रेसिंग रूम में पड़ा है भाई स्नान के बाद वो पहन लेना है, वो उतार देना है, उन्होंने जहां बैठा है या गाड़ी में बैठ जाओ वो बैठ जाना है। तो मैं हमेशा सोचता था कि कभी कभी हम सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी में हम जाएंगे तो हमारा स्टेटस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन उनकी ये विशेषता थी, वो जिस गाड़ी में बैठते थे उसकी विशेषता बढ़ जाती थी, वो गाड़ी की विशेषता बढ़ जाती थी, या उस स्थान की विशेषता बढ़ जाती थी। तो मैंने कहा देखो उन्होंने अपनी स्थिति ऐसी मेंटेन रखी थी। क्योंकि मैंने एक बारी दादी गुलजार से, सुन सकते हैं ना 5 मिनट आप? हाँ, हाँ आज संडे भी वैसे। मैंने दादी को पूछा था, मैंने कहा दादी मुझे ऐसी बात सुनाओ आप आपके जीवन में, क्योंकि इतनी सारी दादियां थी, 380 भाई बहन है, उसमें से थोड़ी सी दादियां, और उसमें से भी आप यहाँ पहुंच गए हो, बाबा ने आपको सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि ब्रह्मा बाबा का सीट आपको दिया, मैंने कहा शिव बाबा आने का, कारोबार संभालने का सीट तो दादी प्रकाश मणि को दिया, और ज्ञान सुनाने का सीट आपको दिया है। मैंने कहा तो आपने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया, मैंने कहा विशेष कौन सी बात पे आपने अटेंशन रखा, जो आपको लगता है कि मुझे इस धारणा ने यहां पहुंचा दिया। तो दादी गुलजार वैसे भी लंबा नहीं बोलती थी, बहुत शॉर्ट बोलती थी, ऐसा भी किसी भी बात में बहुत कम बोलती थी।
दादी जानकी जी बहुत माना एक 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 उसका खोल देती थी बात। तो दादी ने कहा, एक ही लाइन में बोला, दादी ने कहा, मेरे जीवन में मैंने बाबा के अलावा किसी को भी नहीं देखा। बोले सुनने में बहुत सिंपल बात लगती है कि किसी को देखना नहीं है भाई बाबा के अलावा, लेकिन नहीं देखने से कितना फायदे होते हैं उसमें, कितनी गहरी बात है। क्योंकि हमारा सचमुच सारी एनर्जी हमारी दूसरों को देखने में ही, हमारा नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर रिवर्स गियर कभी ये हो रहा है ना, कभी खड़े हो जाते हैं हम, कभी पीछे हो जाते हैं। तो इतनी सुंदर बात मुझे अच्छी, हमेशा वो बात याद रहती है, और उसका मैं जीवन में उपयोग भी करता रहता हूँ कि समय प्रति समय, कि हमें कुछ भी बात, कुछ भी परिस्थिति हो जाए किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि संगम युग तो बाबा ने कहा, तो ये कलयुग की दुनिया है, तो इसमें तो हर बात आएंगी, हर एक को अलग अलग तरीके से आएंगी, लेकिन हमें किसी को नहीं देखना है, क्योंकि हम किसके लिए आए हैं बाबा के पास? बाबा के लिए आए हैं ना, और अपना भाग्य बनाने के लिए आए। एक तो बाबा के पास हम क्यों आए? हमारा भाग्य बनाने के लिए आए। हमारा भाग्य दूसरा बना भी नहीं सकता है, और दूसरा हमारा भाग्य बिगाड़ भी नहीं सकता है। तो इसीलिए हमेशा हमें अपना अटेंशन रखना है, अपना खुद का जितना ध्यान देंगे हम, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने भी सबसे ज्यादा पुरुषार्थ, में हमेशा सोचता रहता था कि मम्मा बाबा ने ऐसा क्या पुरुषार्थ किया होगा, क्योंकि वही ज्ञान जो उन्होंने सुना वही हम सुन रहे हैं। उन्होंने तो भी हमारे से कम सुना, हमने ज्यादा सुन लिया, 40 साल आवेक्तवाणियां सुन लिया हमने। उन्होंने तो केवल 30 साल की मुरलियां सुनी थी। तो जो पहला पाठ था वो उन्होंने इतना पक्का कर दिया हुआ था कि देखते हुए, बोलते हुए, सुनते हुए, कि ये सब आत्माएं हैं, सब आत्माएं, मैं भी आत्मा हूं और ये सब आत्माएं हैं। तो जब वो व्यक्ति सोल कॉन्शियस हो जाता है, तो आज था ना बाबा ने कहा ना, सूक्ष्म बुद्धि। तो सूक्ष्म बुद्धि कब होंगी? जब हम अपने सूक्ष्म स्वरूप में स्थित होंगे। जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे हम, उतनी हमारी बुद्धि सूक्ष्म होती जाएंगी, और जितना सोल कॉन्शियस होते जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे गुण, सर्वगुण हमारे अपने आप इमर्ज होते जाएंगे। क्योंकि जो स्वरूप में स्थित रहता है व्यक्ति, वो वैसे गुण एक्टिव हो जाते हैं उसके। जैसे बॉडी कॉन्शियस में रहता है व्यक्ति, तो बॉडी कॉन्शियस में रहने के बाद हमें ये सोचना नहीं पड़ता है, कुछ भी बात होती है तो, कि भाई मुझे अभी गुस्सा करना है ऐसा। रुक रुक के सोचता है कि व्यक्ति, अभी किसी ने हमारे ऑफिस में किसी ने गलती कर दी, तो हम अभी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी मुझे गुस्सा करना है, चलो शुरू करो। परिस्थिति हुई और हम रिएक्ट कर देते बॉडी कॉन्शियस में अगर है तो वैसे ही जब हम सोल कॉन्शियस में होते हैं, तो जैसी परिस्थिति होती है वो गुण हमारा ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाता है। सहन शक्ति का, समाने का, सुनने का, समझने का। तो केवल ये पहली बात अगर हम अटेंशन से ध्यान रख लें, कि भाई मुझे, क्योंकि क्लास में भी जब आते हैं हम, तो हम कोई भक्ति मार्ग के क्लास में, सत्संग में तो नहीं आए ना, क्योंकि भक्ति मार्ग के सत्संग भी होता है और हमारा सत्संग में क्या अंतर है? 2-3 अंतर है उसमें और हमारे में। वहां एक महात्मा होता है और सारे चेले होते हैं ना। यहाँ एक परमात्मा है और सारे देवात्मा होते हैं। वहां एक मंदिर में, या एक ही मंदिर में कितने देवात्मा बैठी हुई है, हाँ? और वहां संसार में जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हम, वहां एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर आता है, आता है ना। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर होता है, और हर एज का अलग अलग क्लास होता है। यहाँ पे एक ही क्लास में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, ज्ञान भी, योग भी, धारणा भी और सेवा भी। एक ही मुरली में बाबा सारा सुना देता है ना। और
हर वैरायटी के, बूढ़े भी होंगे, जवान भी होंगे, बच्चे भी होंगे। तो ऐसे यूनिवर्सिटी के ही होंगे संसार में। तो वो टीचर कितना होशियार है कि एक साथ बुजुर्ग को भी पढ़ा सकता है और बच्चे को भी पढ़ा सकता है। तो ऐसे यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं, तो इसीलिए जब हम क्लास में आते हैं तो इसलिए शाखा और मुरली में बाबा हमेशा कहता है कि आत्माभिमानी होकर बैठो, क्योंकि बाबा हम आत्माओं से बात करता है। तो जो बाबा का ज्ञान है वो अगर हमें सहज भाव से तीव्र गति से स्वीकार करना है, कभी कभी हम सोचते हैं ना इतने दिन से सुन रहे परिवर्तन तो कुछ होता नहीं, तो उसका कारण ये है क्योंकि हमने गाड़ी तो ऑन कर दी है लेकिन गियर ही नहीं चेंज करते हम। न्यूट्रल में ही खड़ी है गाड़ी। तो इसीलिए हमेशा जब हम ज्ञान सुनते हैं तो सोल कॉन्शियस होके सुनना, तो हम सहज भाव से बाबा की बातों को ग्रहण कर सकते हैं और धारण कर सकते हैं। ओम शांति। दादियों के अंग संग्रह कर प्रैक्टिकल में वरदानों से सीख लिया कि बाबा के घर में रहकर कैसे सेवा करनी। तो ऑलराउंड सेवाधारी है हमारा आनंद भाई। ज्ञान सरोवर में भी बहुत सारी सेवाएं देता है, लेकिन सिर्फ वहां ही नहीं है, लेकिन कब भी कहाँ भी सेवा हो तो हाजिर होता है और सबके साथ स्नेह से संबंध निभाता है। तो ये भी ये आनंद भाई की विशेषता है। तो दादियों के साथ का अनुभव कितना सिंपल तरीके से, कितना जिगर से दादियों के अंदर बाबा का प्यार समाया हुआ था, वैसा सभी को दादियों ने दिया। चाहे वो बड़ी दादी हो, जानकी दादी हो, गुलजार दादी, तो सभी ने सुनते तो रहते सब अनुभव, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिकल अनुभव किया है उनका अनुभव सुनते तो जैसे लगता है कि हम भी सामने हैं, दादी सामने, ऐसा फील हो रहा था। आनंद भाई का बहुत 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 थैंक्स है। सबको मधुबन और दादियों के अंग संग की यात्रा करा दे। चलो, बाकी लास्ट संडे बात हुई थी हमारे डॉक्टर भाई की, गंडैया भाई की, तो कहीं कोई कारण से वो वरंगल गए, तो बोल के गए क्लास वालों को बताना, नेक्स्ट टाइम जरूर रहूंगा अवेलेबल। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे। थैंक यू। सुखद एहसास।
एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही